नमस्कार। पुलिस प्रशासन की एक बैठक चल रही थी। समय शाम के 4 बज रहे थे। इस बैठक में अगले दिन यानी 10 मई को शहर में होने वाले ताजिया के जुलूस की तैयारी पर चर्चा हो रही थी। मुहर्रम के दौरान निकलने वाले हजारों लोगों की इस जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ पुलिस के हमेशा चुनौती रही है। 9 मई शाम की ये बात है। तभी लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल अग्रवाल ने जिले के एसपी क्राइम राजेश पांडे और एसपी ट्रांस गोमती नगर सत्येंद्रवीर सिंह को इशारे से बुलाया। अनिल अग्रवाल ने दोनों अधिकारियों को निशादगंज जाने को कहा। वहां की पेपर मिल कॉलोनी के मकान नंबर C33/6 में एक महिला की हत्या की सूचना आई थी। ये महिला थी मधुमिता शुक्ला, जिसके बारे में शुरू से पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। ऊपर दी गई जानकारी इस केस को करीब से देख चुके आईपीएस राजेश पांडे ने बीबीसी को बताई थी। पांडे बताते हैं कि इस हत्या को पुलिस लूट की वजह से हुई हत्या के तौर पर देख रही थी। इसलिए एसपी क्राइम ने से कहा गया कि वो अपने ऑफिस में मौजूद उस एल्बम को साथ लेकर जाएं जिसके इलाके के लुटेरों की तस्वीर है, ताकि चश्मदीदों से हत्यारों की पहचान कराई जा सके। मकान के पहले ही कमरे में फर्श पर पड़ी युवा महिला की लाश देखते ही पुलिस को लगा कि इनको बिल्कुल करीब से गोली मारी गई है। पेपर मिल कॉलोनी के 2 कमरों के छोटे से मकान में हुई ये हत्या अगले कुछ घंटों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भूचाल मचाने वाली थी। जब पुलिस इस मकान में पहुंची तो घर के 2 लोग मौजूद थे। एक थी मृतक की जुड़वा बहन निधि शुक्ला और दूसरा था घर में काम करने वाला देशराज। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले मधुमिता के जानने वाले 2 लोग इस घर में आए थे। उन्होंने दोनों को घर के अंदर बुलाया और देशराज को चाय बनाने के लिए कहा। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे बताते हैं, देशराज चाय बना ही रहा था कि उसे घर में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से चूल्हे की आंच को बंद कर रसोई से बाहर आया तो देखा कि दीदी यानी मधुमिता शुक्ला के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और उधर घर आए दोनों लोग मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। पुलिस ने मधुमिता शुक्ला के कमरे में उनका मोबाइल फोन और एक डायरी जब्त की। निधि शुक्ला ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन एक कवियत्री थी। अब तक पुलिस द्वारा हत्या को अपराध की एक घटना की तरह ही ले रही थी। जब पुलिस ने मधुमिता शुक्ला के मोबाइल फोन से मौजूद नंबर देखे और मैसेज पर पुलिस की नजर गई तो उन्हें समझ में आ गया था कि यह सामान्य कवियत्री नहीं है। फोन में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों, मंत्रियों और सांसदों के, विधायकों के नंबर सेव थे। इसके करीब 1 घंटे बाद लखनऊ के एसएसपी अनिल अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच गए। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अनिल अग्रवाल से कहा कि वो अकेले में उनसे कुछ बात करना चाहती है। दरअसल निधि शुक्ला 4 बजे शाम अपनी बहन के घर पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने स्थानीय पुलिस को हत्या की सूचना 7 बजे के शाम में दी। निधि के बार बार कहने के पर भी पत्रकारों और सिपाहियों को एसएसपी ने उस जगह से दूर जाने को कहा। फिर वरिष्ठ अधिकारियों को निधि शुक्ला ने बताया कि उनकी बहन यानी मधुमिता शुक्ला गर्भवती थी और उसके गर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मतलब अमरमणि त्रिपाठी का बच्चा था। पूरी सावधानी बरतने के बाद भी ये खबर मीडिया तक पहुंच ही गई और अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में थी। उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश मायावती सरकार में कद्दावर मंत्री थे। इसमें पहले वो साल 1997 में से 2000 के बीच भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासन के दौरान कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। यूपी एसटीएफ में रह चुके मधुमिता शुक्ला कांड की हत्या के समय लखनऊ के एसपी क्राइम रहे राजेश पांडे के मुताबिक अमरमणि त्रिपाठी मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे। पहले वो हरिशंकर तिवारी के साथ थे और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनका नाम एक अपराधी के तौर पर कई जगहों पर दर्ज था। अमरमणि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर ब्राह्मण नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे। वो साल 1989 और 96 और फिर 2002 में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे। मधुमिता की हत्या में अभियोग में के बाद साल 2007 में वो नौतनवा सीट से विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया याद करते हैं कि मायावती शुरू से अमर त्रिपाठी को मानती बहुत थी। अमरमणि बोलते बहुत कम थे, लेकिन उन्हें अपनी बात रखनी आती थी। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों पर दबाव बनाने की भी खूब कोशिशें की। हत्या के अगले दिन शव का पोस्टमार्टम कराया गया और अमरमणि पूरे समय के लिए अपने कई लोगों के साथ पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद थे। राजेश पांडे के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद अमरमणि ने शव को मधुमिता शुक्ला के घर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना करा दिया और उसके भ्रूण का नमूना तक नहीं लेने दिया ताकि इसकी डीएनए जांच ना हो सके। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद एक पत्रकार ने इसकी सूचना तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल को दी। अनिल अग्रवाल के आदेश पर लखीमपुर खीरी के में शव को दोबारा लखनऊ लाया गया। भ्रूण की डीएनए सैंपल लेकर उसी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला याद करती हैं,
हम लोगों ने लखनऊ के 110 किलोमीटर का सफर कर लिया था और हर गांव पहुंच चुके थे। हमारा महज 25 किलोमीटर दूर ही था कि हमें वापस लखनऊ जाने के लिए कहा गया। शुरू में तो हमें संदेह हो रहा था ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसी दौरान अमरमणि त्रिपाठी ने इस मामले में खुद को फंसने का आरोप लगाया और सरकार ने लखनऊ के एसपी क्राइम राजेश पांडे का तबादला जालौन कर उन्हें तत्काल बॉर्डर पुलिस ज्वाइन करने का आदेश दिया गया। उसके बाद इस मामले की जांच सीआईडी को दे दी गई, लेकिन सीआईडी के 2 अधिकारी पूछताछ के लिए अमरमणि त्रिपाठी के घर पहुंच गए तो उन्हें भी राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया। राज्य सरकार की इस तरह की कार्रवाई बताती है कि उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक कद कितना बड़ा था। सरकार के ऐसे फैसले से यह मामला न्यूज चैनलों और अखबारों की बड़ी खबर बन गया था। इस दबाव में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की मांग 1 हफ्ते बाद ही इस मामले की सीबीआई को सौंप दिया गया। उसके बाद 17 मई 2003 को सीबीआई की टीम ने इसकी जांच भी शुरू कर दी। सीबीआई ने यह जांच अपने एक अधिकारी राजा बालाजी को सौंपी थी। निधि शुक्ला का दावा है कि यह मामला सीबीआई को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर सौंपा गया था। निधि शुक्ला कहती है, मधु के इंसाफ दिलाने के लिए मैंने पिछले 20 साल से कई दरवाजों पर दस्तक दी थी, कई लोगों को पत्र लिखे, मेल किया। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री रह चुके अटल जी के से भी उनकी दिल्ली के आवास 6 कृष्णा मेनन मार्ग पर मिलने की गई थी। निधि शुक्ला के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बताया था कि मधु की हत्या के समय वो विदेश दौरे पर थे और किसी विदेशी अधिकारी ने अखबारों में इस खबर को देखकर उनसे पूछा था, आपके देश में ये क्या हो रहा है। निधि का दावा है कि अटल जी को ये बहुत बुरा लगा था और उसके बाद अटल जी ने भारत में एक वरिष्ठ नेता को फोन कर कहा था कि मेरे देश लौटने तक ये मामला सीबीआई के पास होना चाहिए। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए मायावती ने अमरमणि को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। पीएल पुनिया बताते हैं, अमरमणि त्रिपाठी इन आरोपों के बाद इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा नहीं लिया बल्कि खुद मंत्री पद से हटा दिया। मधुमिता शुक्ला मूल रूप से लखनऊ के पास लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। स्कूल के समय से ही वो मंच पर कविता, तीखे व्यंग और राजनीतिक टिप्पणी की वजह से लोग उन्हें खूब पसंद करने लगे थे। इसी दौरान साल 2000 के आसपास दिल्ली में एक कवि सम्मेलन में मधुमिता की मुलाकात अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी और उनकी 2 बेटियों से हुई थी। निधि शुक्ला के मुताबिक सभी लखनऊ और इसके आसपास के थे, इसलिए उस समय और से मधु और उनके काफी अच्छे संबंध हो गए। बाद में सावित्री मणि कई बार मधुमिता से मिलने उसके घर भी आई थी। एक बार मधुमिता भी उनके घर गई थी, तभी अमरमणि त्रिपाठी ने उसकी मुलाकात हुई। अमरमणि ने मधुमिता से अपने भाषणों के लिए कुछ पंक्तियां लिखने को कहा और दोनों के बीच संपर्क शुरू हो गया। उसके बाद दोनों के बीच लगातार मुलाकात होने लगी, वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इसकी सूचना अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी मिली। जाहिर है इसके बाद उनके अपने पति यानी अमरमणि त्रिपाठी से भी बहस और झगड़ा होने लगा। लखनऊ के एसपी क्राइम राजेश पांडे के मुताबिक सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि एक मणि त्रिपाठी किसी से जानकारी मिलने के बाद मधुमती के घर पहुंच गई थी और दोनों के बीच काफी झगड़ा भी हुआ था। मधुमिता शुक्ला और मधुमणि के बीच कई बार फोन पर झगड़ा हुआ था, यहां तक कि मधुमिता शुक्ला ने उन्हें यह भी बताया था कि अमरमणि त्रिपाठी वजह से वो 2 बार गर्भवती भी हो चुकी हैं, दोनों बार उसे अबॉर्शन कराना पड़ा था। पुलिस के मुताबिक जब मधुमिता शुक्ला तीसरी बार गर्भवती हो गई तब मधुमिता त्रिपाठी भी अपने करीबियों के जरिए मधुमिता की हत्या की योजना बनाने लगी, क्योंकि मधुमिता तीसरी बार गर्भवती गिराने को तैयार नहीं थी। करीबियों ने बाद में इस साजिश की सूचना अमरमणि त्रिपाठी को भी दी। राजेश पांडे के मुताबिक उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी भी इस साजिश में शामिल हो। निधि शुक्ला कहती है, जिस दिन मधु की हत्या हुई उस दिन उसकी उम्र 19 साल 1 महीना और 6 दिन की थी। अमरमणि के इतिहास और चरित्र के बारे में सब जानते थे। उसने मधु की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे मूर्ख बनाया और फंसाने की कोशिश की। वो समझ नहीं पा रही थी। इस मामले में यह भी साबित करने की कोशिश हुई थी कि मधुमिता शुक्ला की शादी आईआईटी कानपुर के एक छात्र से नवंबर 2002 में हो गई थी। इसके लिए कॉलेज हॉस्टल के एक छात्र का अपहरण कर उसे गवाह बनाने तक की कोशिश हुई थी। इसे साबित करने के लिए मधुमिता शुक्ला का फर्जी कॉल डिटेल भी सीबीआई को सौंपने की कोशिश हुई थी। दरअसल आईआईटी में एक कवि सम्मेलन के आयोजन के सिलसिले में एक छात्र की मधुमिता से कई बार बात हुई थी। यही नहीं, इसके लिए शादी करने वाला एक पंडित और एक नाई तक को तैयार कर उन्हें गवाह बनाने की कोशिश भी की गई थी। राजेश पांडे ने इस केस के हर पहलू पर किस्सा गोई नाम से अपने एक यूट्यूब चैनल पर
इसका जिक्र किया है। राजेश पांडे ने बीबीसी को बताया है कि अमरमणि त्रिपाठी कुछ भी मैनेज करने में माहिर आदमी है। बाद में आईआईटी कानपुर के निदेशक ने अपनी जांच में अपने छात्र को बेकसूर पाया और इसकी शिकायत उस समय के प्रधानमंत्री और लखनऊ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी तक से की थी। डीएनए जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में सितंबर 2003 में अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी कुछ हफ्तों के बाद ही अमरमणि को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। निधि शुक्ला आरोप लगाती है, हमारे गवाहों को डराया धमकाया जाने लगा, हमारे 3 गवाह टूट गए, यहां तक कि गवाहों के कहा कि इतना धमकी मिल रही है कि आप जिंदा कैसे हैं। ये बात समझ गई और केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के बाद अमरमणि की जमानत रद्द कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस उत्तराखंड के में ट्रांसफर कर दिया गया। देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और संजय राय समेत 6 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। हत्या में शामिल अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उत्तराखंड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को साल 2012 में गोरखपुर की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। साल 2013 में अमरमणि गोरखपुर के ही हॉस्पिटल पहुंच गए। इसमें पहले उनकी पत्नी भी इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में आ चुकी थी। निधि शुक्ला का आरोप था कि अमरमणि और उनकी पत्नी हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में होना चाहिए था, लेकिन बीते 10 साल से वो लोग गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हैं। गोरखपुर उनका घर है और उन्हें ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज देहरादून या किसी अन्य जगह पर नहीं हो सकता। साल 2013 में भी अमरमणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी रिहाई के लिए अपील की थी, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार ने यह कहते हुए इस मांग को नामंजूर कर दिया था कि अमरमणि को सजा दूसरे राज्य में हुई है, इसलिए यूपी सरकार रिहाई नहीं दे सकती। निधि शुक्ला ने अमरमणि और उनकी पत्नी को गोरखपुर में रहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में फिर अवमानना का एक मामला भी दर्ज कराया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इस मामले को उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड भेजा गया था। इस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर 8 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इसके लिए हमसे अलग से अपील करने को लिए कहा था। निधि शुक्ला बताती है, मुझे किसी ने बता दिया कि राज्य सरकार अमरमणि त्रिपाठी को छोड़ने की योजना बना रही है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन मैंने इसकी तारीख बता दी और यही मुझसे गलती हो गई। राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही 24 अगस्त को ही अमरमणि को रिहा करने का फैसला कर दिया। दरअसल राज्य सरकार के पास यह अधिकार है। उम्र कैद पाए हुए कैदियों में ने अगर कम से कम 14 साल की कैद की सजा काट ली है तो इस दौरान उसका आचरण अच्छा हो तो जांच और रिपोर्ट के आधार पर ऐसे कैदी की रिहाई की जा सकती है। राज्य सरकार के फैसले के बाद अमरमणि और उनकी पत्नी को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के मामले से रिहाई हो गई। निधि शुक्ला का मानना है कि बीते 11 साल से अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी ज्यादातर समय इलाज के नाम पर हॉस्पिटल में नहीं रहे। इसके अलावा वो चाहती थी कि इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी आचरण अच्छा बताने वाले अधिकारियों की भी जांच हो जाए। निधि शुक्ला का दावा है कि उन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी थी। 25 अगस्त 2023 को बाहुबली नेता और उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को जेल से बाहर आ जाने की खबर आई, लेकिन दोनों जेल से बाहर तभी निकल पाए जब दोनों ने अलग अलग 25-25 लाख के बॉन्ड जमा कराए। मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में दोनों सजा काट रहे थे। दोनों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था। उनकी समय पूर्व रिहाई का आदेश दिया गया था। दोनों गोरखपुर की जेल में सजा काट रहे थे। यूपी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। योगी सरकार ने अमरमणि और उनकी पत्नी को जेल से बाहर करने का रास्ता साफ कर दिया था। उसके बाद गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया था कि 25-25 लाख के बॉन्ड जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के जरिए सरकार के पास जमा कराए जाएं। यूपी सरकार ने दोनों की उम्र को देखते हुए रिहाई का फैसला किया। अमरमणि त्रिपाठी की उम्र इस समय 66 साल है, जबकि उनकी पत्नी की उम्र 61 साल है। इस रिपोर्ट के लिखने का क्रेडिट चंदन जजवाड़े जी को जाता है। इसकी प्रस्तुति रंजीत कुमार कर रहे थे। मिलते हैं जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।